अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज करते हैं। सबसे पहले बात प्रोजेक्ट चीता की। 70 साल के लंबे इंतजार के बाद हिंदुस्तान में फिर चीतों की वापसी हो रही है। अब से कुछ ही घंटों बाद नामीबिया से लाए जा रहे 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। ये काम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर करेंगे। इन 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रखने के लिए अलग बाड़े, खाने और उनकी निगरानी का विशेष इंतजाम कर लिया गया है। इन सभी चीतों को जिस विमान से भारत लाया जा रहा है उसे विशेष तौर पर तैयार किया गया, जिसमें क्रू मेंबर्स के अलावा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, नामीबिया में भारत के हाई कमिश्नर मौजूद हैं। नामीबिया की एनजीओ चीता कंजर्वेशन फंड यानी कि सीसीएफ की मदद से ये चीते भारत लाए जा रहे हैं। बिजली से फुर्ती और रफ्तार में दुनिया का सबसे बेजोड़ जानवर, ये है वो चीते जिनकी 70 साल बाद देश में फिर से वापसी हो रही है। कुछ घंटों बाद ये 8 चीते हिंदुस्तान की सरजमी पर होंगे और इनका नया ठिकाना होगा मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क। इन सभी 8 चीतों को लेकर विशेष विमान नामीबिया से भारत के लिए उड़ान भर चुका है, जो शनिवार सुबह ग्वालियर में लैंड करेगा, जहां इन चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर 8 चीतों में से 2 की बाड़े में एंट्री करवाएंगे। 70 साल से चीता लगभग विलुप्त हो गया था। पूरे एशिया महाद्वीप में कहीं भी चीता नहीं है। कूनो सेंचुरी में चीते का आना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बल प्रदान करेगा, टूरिज्म को भी बढ़ाएगा और रोजगार के अवसर भी खड़े होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने प्रयत्नपूर्वक ये चीता लाने के प्रयास को सफल किया। और सबसे अधिक प्रसन्नता की बात है कि चीता सेंचुरी का लोकार्पण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को यहाँ आ रहे हैं। एक जमाना था जब एशियाई चीते ईरान, मध्य प्रदेश, अफगानिस्तान और भोपाल में पाए जाते थे, मगर रफ्तार का राजा कहे जाने वाले इस जानवर पर राजा महाराजाओं और अंग्रेजों की नजर पड़ गई। उन्होंने बेतहाशा चीतों का शिकार करना शुरू कर दिया। साल 1947 में देश के आखिरी बचे 3 चीतों को भी मार डाला गया। उसके बाद देश में इस जानवर को नहीं देखा गया और साल 1951-52 में सरकार ने भी चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया। लेकिन एक बार फिर से चीतों का कुनबा देश में बसने जा रहा है, जिसके लिए पहली बार प्रोजेक्ट चीता पर बातचीत 2009 में शुरू हुई और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से चीते भारत लाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसके तहत 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं, जिनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं, जो शुरुआती दिनों में कूनो नेशनल पार्क के बाड़ों में रहेंगे, क्योंकि वहां की आबोहवा और माहौल इन चीतों के लिए बिल्कुल मुफीद है। अब ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर मौसम कमोबेश वैसा ही रहता है जैसे नामीबिया में रहता है। गर्मियों के दिनों में यहाँ खूब गर्मियां होती हैं, बारिश भी यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होती है। पास में कूनो नदी भी है जहाँ पर पानी रहता है, तो चीतों को उसकी भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये जो पूरा इलाका है ये चीतों के लिए खासतौर से इसलिए ज्यादा मुफीद है कि यहाँ पे वो लंबी दूरी तक दौड़ सकेंगे, दूर से अपने शिकार को देख सकेंगे। पेड़ भी है यहाँ पे, लेकिन मैदान यानी चीतों को दौड़ने के लिए जो जमीन चाहिए थी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है और उनको एक तरीके से ऐसा ही माहौल यहाँ पे दिया जाएगा। इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाने से पहले उसके स्टाफ को चीतों के रखरखाव की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। बताया जा रहा है कि इन चीतों की मॉनिटरिंग के लिए उन्हें सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा और इससे उनकी लोकेशन लगातार मिलती रहेगी। हर चीते की मॉनिटरिंग के लिए एक व्यक्ति होगा जो उनके मूवमेंट और हर अपडेट्स की जानकारी देगा। इतना ही नहीं, चीतों के मनपसंद भोजन चीतल को वहां लाया गया है।
ताकि इन 8 चीतों को खाने के लिए ज्यादा जद्दोजहद न करनी पड़े। पहले उनको शिकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको वैसे ही भोजन दिया जाएगा, और बाद में जब वो शिकार करने लगेंगे और अभ्यस्त हो जाएंगे तो बड़े बाड़े में छोड़ेंगे। तो अभी पहली प्राथमिकता वो सरवाइव करें, लेकिन इसके बाद निश्चित तौर पर टूरिज्म ढंग से बढ़े, उनको सुरक्षित रखते हुए उसके लिए हर संभव प्रयत्न हम करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब कोई मांसाहारी जानवर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप लाया जाएगा। नामीबिया से लाए जा रहे इन 8 चीतों को सफलतापूर्वक बसाने के बाद दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते लाने की तैयारी हो रही है। खबर है कि दक्षिण अफ्रीका से बातचीत अंतिम दौर में है और वहां की एक टीम भारत का दौरा कर तैयारियों का जायजा भी ले चुकी है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो जल्दी ही दक्षिण अफ्रीका से चीते भारत में होंगे। कूनू नेशनल पार्क से रवीश पाल सिंह और राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सत्तर साल लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। करीब 11 घंटे बाद 8 चीतों का भारत की धरती पर पदार्पण हो जाएगा। उनको कुछ घंटों के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क को सौंप देंगे। जब से ये खबर चर्चा में आई है तब से ज्यादातर लोगों में चीतों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की उत्सुकता है। आखिर क्यों चीतों को दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला या फिर रफ्तार वाला जानवर कहा जाता है, और क्यों पूरे देश की नजर नामीबिया से भारत आ रहे इन चीतों पर है, और इन चीतों को सौंपने से जुड़े तमाम कार्यक्रम पर भी लोगों की नजरें टिकी हैं। इन मुश्किल सवालों का जवाब सुनने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भारत में पिछले 74 साल से एक भी चीता नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में करीब 7,000 से ज्यादा चीते मौजूद हैं, जिनमें 4,500 चीते अकेले दक्षिण अफ्रीका में हैं। हालांकि 17 सितंबर यानी कि कल के बाद से भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां चीते पाए जाएंगे। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम आपको बताएं कि साल 1948 में भारत से विलुप्त हो चुके चीतों की खासियत क्या है। अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए पहचाने जाने वाले चीते की खासियत क्या है वो आपको बताते हैं। रीढ़ लंबी लचीली होती है और इसी शारीरिक बनावट की वजह से शिकार के पीछे दौड़ते वक्त उसके पिछले पैर आगे के पैरों से बाहर निकल जाते हैं, और यही वजह है कि पशु चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोग अनुमान लगाते हैं कि चीते की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। अपनी लंबी और लचीली रीढ़ की वजह से ही चीता 23 फीट यानी कि करीब 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। हालांकि रिकॉर्ड के तौर पर सबसे तेज दौड़ने वाले चीते का तमगा मादा चीता सारा के नाम है, जो अमेरिका में ओहियो के जू में मौत होने तक बंद थी। हालांकि चीते की 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अधिकतम 1 मिनट तक ही रह पाती है। इस रफ्तार से चीता सिर्फ 450 मीटर दूर तक ही दौड़ लगा सकता है, और यही वजह है कि वो अपने शिकार का पीछा अक्सर 200 से 230 फीट यानी कि 60 से 70 मीटर के दायरे में ही करता है, और इसीलिए वो अपने शिकार के करीब आने का इंतजार करता है, छिपा रहता है। इसके लिए वो अपने ब्लैक स्पॉट का सहारा लेता है। टॉप स्पीड पर दौड़ते हुए चीते की मांसपेशियां, उनसे गुजरने वाले खून का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। छोटे सर और कान की वजह से ब्रेन से गुजरने वाले गर्म खून को ठंडा होने की जगह नहीं मिलती है, और यही वजह है कि वो अचानक दौड़ना बंद कर देता है। हालांकि इससे पहले ही वो 3 सेकंड में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है, और इतने ही समय में वो अपनी रफ्तार 96 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी आ सकता है। लंबी और लचीली रीढ़ के अलावा चीते का वजन बाघ और शेर की तुलना में काफी कम होता है, और यही वजह है कि बड़े जानवरों के बजाय वो छोटे जानवरों का शिकार करता है। चीते के सर और कान छोटे होते हैं, जिसकी वजह से शिकार के पीछे दौड़ लगाने के दौरान सर से टकराने वाली हवा का प्रतिरोध यानी कि एयर रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड में दौड़ने के लिए चीते की मांसपेशियों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए चीते के नथुनों के साथ साथ श्वास नली भी मोटी होती है।
ताकि कम बार सांस लेने के बावजूद ज्यादा ऑक्सीजन उसके शरीर में पहुंच सके। चीते का दिल शेर के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा होता है और यही वजह है कि दौड़ते वक्त इसे भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। चीते का दिल तेजी से उसके पूरे शरीर में खून को पंप करता है और इससे उसकी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन भी तेजी से पहुंचाता है। चीते की छोटी खोपड़ी में बड़े नथनों की वजह से उसके जबड़े के कोने में मौजूद चारों नुकीले दांत छोटे होते हैं। इसके अलावा उसके जबड़े की मांसपेशियां भी कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर उससे शिकार छूट जाता है। चीते की आंखें कई मील दूर तक आसानी से देख सकती हैं। शिकार के पीछे तेज रफ्तार से दौड़ने के दौरान चीते के घुमावदार और ग्रिप वाले पंजे उसकी मदद करते हैं। आसानी से जंप करने के अलावा वो अपने पंजों की मदद से शिकार को कसकर जकड़े रखता है। औसतन 31 इंच यानी कि करीब 80 सेंटीमीटर लंबी पूंछ दौड़ने के दौरान अचानक दिशा बदलने पर बैलेंस बनाने का काम करती है। तो इस दौरान अगर चीता 1 मिनट के अंदर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता है तो उसका पीछा करना वो छोड़ देता है। लेकिन अगर वो अपने शरीर को पकड़ लेता है तो उसकी करीब 5 मिनट तक उसकी गर्दन पर अपने दांत को कसकर दबाता है ताकि वो मर जाए। मादा चीतों की तुलना में नर चीते 4 से 5 सेकंड के झुंड में रहते हैं, जबकि मादा चीता शावकों यानी कि अपने बच्चों को अकेले ही पालती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अफ्रीकी चीतों की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। वन कर्मियों के अलावा चीता मित्रों की तैनाती की जा रही है। कुल 90 गांवों के 457 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है और इनमें सबसे बड़ा नाम है रमेश सिकरवार का, जो पहले डकैत थे और उन पर करीब 70 हत्याओं का आरोप था। लेकिन अक्टूबर 1984 में सरेंडर करने के बाद रमेश मुख्य धारा में लौट आए। उनका रुतबा आज भी इलाके में कायम है, इसीलिए उन्हें चीता मित्र बनाया गया है ताकि वो लोगों को चीते के प्रति जागरूक कर सके, लोग उनकी बात माने समझे। चीता मित्र ने से हमने बात की है, क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो में नामीबिया से चीते आ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा, लेकिन बड़ा सवाल था इस इलाके के आसपास में जो वन्य जीवों की तस्करी होती है, उनकी जो हत्याएं होती है और उनके अंगों को जब यहां से ले जाया जाता है तो वो एक बड़ा सवाल था, एक बड़ा खतरा चीतों के जीवन पे भी मंडरा सकता था। और इसीलिए यहाँ पे ना केवल सरकार ने, वन विभाग ने अपनी जो स्टाफ है उसको बढ़ाया है, बल्कि इसके साथ ही कोशिश की है कि कूनो नेशनल पार्क के आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाए चीतों के बारे में। खास तौर से गांव के लोगों को यह बताने की कोशिश हो रही है कि चीता आदमखोर नहीं है, चीता इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। और ये जिम्मेदारी किसे दी गई है? चीता मित्रों को। चीता मित्र, और उनमें से भी जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है वो है पूर्व दस्यु सम्राट रमेश सिकरवार, जिनका एक समय में यहाँ पर सिक्का चलता था। बहुत खौफ था आपका रमेश जी किसी जमाने में यहाँ पे, लेकिन अब आप जो हैं, भले ही बंदूक आपके साथ है, गोलियां आप साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन अब आप बंदूक से नहीं अपनी जुबान से ही लोगों को समझा देते हैं। हाँ, अब अपनी जनता की सेवा करने का कर्तव्य है। अपने गांधीवादी धारा से जुड़ी हुई है अभी वहां से। तो यहाँ लोग की डेली 10-50 आदमी आते हैं, किसी जमीन कब्जा कर लिया सब बुला के प्रेम से गांव को समझा देते हैं तो जमीन छूट जाती है। और यहाँ बने हुआ द्वारा डीएफओ द्वारा कोई नियुक्त किया था अपने लिए कि आप चीते जो आ रहे हैं उनकी रखवाली आप करोगे। तो हमने ये संकल्प लिया, बोला कि हम जी जान से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम चीतों की पूर्ण रूप से रखवाली करेंगे। तो मैंने कई गाँव में जाके गाँव को समझाया भी है कि चीता एक सीधा जानवर है, बिल्ली की तरह से, और तेंदुआ खतरनाक रहता है, वो हमला करता है आदमी पर उनके अलग अलग तेंदुआ कैसा है, उसकी लंबी धारी रहती है, चीता पे गोल गोल धब्बा रहते हैं, उनको बता रहे हैं, उनको फोटो दिखा रहे हैं। और 2-4-10 शिकारियों को बुला लिया मैंने यहाँ के। आपने बहुत शिकार खेले अब तक, अब शिकार मारने जंगल में नहीं जाओगे, जंगल में जाओगे आपको परिणाम बुरा होगा। भाई क्या फायदा, तो बंद हो गए, जेल में जाओगे, तुम लट पड़ेंगे, मारपीट होगी तुम्हारी, इसलिए शिकार खेलना बंद करिए। और मैं ये गुहार करूंगा सरकार से कि जो शिकार खेलते हैं किसी पर हाथ ही नहीं हो तो किसको कैसे मारेगा। तो उनके जो बंदूकें हैं तो बंदूकों सब जब्त कर दिया जाएगा, उनके लाइसेंस जब्त कर दिए जाए।
8 चीतों के भारत आने के बाद उनकी सुरक्षा एक बड़ा अहम पहलू है और यही वजह है कि इन चीतों की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के स्पेशल डॉग स्क्वाड को जिम्मा दिया गया है। ये बात हालांकि सुनने में आपको जरूर अटपटी लग सकती है कि चीते की सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड, लेकिन ये 100% सही है। चीते की सुरक्षा में तैनात रहने वाले इन डॉग्स को खास ट्रेनिंग दी जा रही है जो तस्करों से चीतों की सुरक्षा करेंगे। मेरी सहयोगी कमलजीत संधू की रिपोर्ट देखिए। आपको मालूम होगा कि कूनो पालपुर में चीता आ रहे हैं और खास तौर पे चीता की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है आपको हम बताते हैं। उसका हरियाणा कनेक्शन क्या है। हम इस वक्त हैं भानु, जहां पे एनटीसीडी यानी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स एंड एनिमल्स, और यहाँ पे आईटीबीपी भी हैं और खास तौर पे उसी नेशनल पार्क से डॉग आए हैं। इनका नाम इलू है, साथ में ट्रेनर भी हैं संजीव हैं और साथ में राशिद हैं। सीधा बात करते हैं स्पेशलाइज्ड डॉग ट्रेनिंग चीता की सुरक्षा के लिए। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ में एक बड़े जानवर के लिए एक ट्रेन्ड डॉग को इस्तेमाल किया जा रहा है। जी मैम, जब भी कहीं पे पोचिंग वगैरह होती हैं तो पोचिंग वगैरह को पकड़ने के लिए स्पेशली डॉग का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो काम डॉग कर सकता है वो काम मैन नहीं कर सकता और जो काम मैन कर सकता है वो डॉग नहीं कर सकता। तो ऐसे यहाँ पे कोई भी पोचिंग जहाँ पे हुई और वहाँ से सीधा जाके डॉग को अपन पूरी क्रियाकलाप करने के बाद डॉग सीधा शिकारी के घर जाएगा या शिकारी जहाँ पर भी होगा वहाँ पे पकड़ेगा, और जो काम पगमार्क के द्वारा डॉग कर सकता है वो मैन नहीं कर सकते। वो मैन नहीं कर सकता है, लेकिन सब लोग हैरान हो जाएंगे कि चीता की सुरक्षा के लिए एक ट्रेन डॉग एल्सेशियन जर्मन शेपर्ड कहें ये जी देखिए, ये बात सुनने में थोड़ा लगता है कि चीता की सुरक्षा डॉग कैसे करेगा, लेकिन जैसा आपको हैंडलर ने भी बताया कि सबसे पहला इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो चीता को ट्रैक किया जा सकता है कि चीता कहाँ गया है, स्मेल के साथ में डॉग को हम सिखाते हैं। दूसरा, यदि कोई किसी वजह से मार देता है तो उसकी तस्करी नहीं कर सकता, इसको रोकने के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। तो ये जो शिकारी है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, साथ में वाइल्ड लाइफ को भी ढूंढ सकते हैं। तो इस दोनों तरह से दोनों कंपोनेंट मिला करके ये चीता के जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जिसको लेकर के पोचर्स हैं जो नंबर्स को कम कर रहे हैं धीरे धीरे मार करके, उसको रोकने में मदद करेगा। एज सच चीता की सुरक्षा चीता खुद कर सकता है, बट जो तस्करी है उसको रोकने में मदद करेंगे, तो तस्कर उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तस्कर उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन चीता जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका था अब उसे री इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और अब आईटीबीपी भी इसमें बढ़ चढ़ के शामिल हो चुकी है, क्योंकि जो सुरक्षा दे रहे हैं जो डॉग्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है ताकि पोचर्स को न्यूट्रलाइज कर सकें या उन्हें उस तरह से डरा सकें ताकि वो एंटर ना करें वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क। कैमरा पर्सन रूफ के साथ कमलजीत संधू। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और दिल्ली के एम्स में डॉक्टर्स की टीम ने इतिहास रच दिया है। हम आपको दिखाते हैं। एम्स के डॉक्टर्स ने देश की पहली सबसे छोटे बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। इस सर्जरी की खासियत यह है कि एक मासूम को दूसरे मासूम ने जिंदगी दी। 16 महीने के मासूम को जिंदगी की जंग, क्योंकि वो हार चुका था, 5 साल के मासूम को उसने जिंदगी दी है। कैसे, ये देखिए। हंसता खिलखिलाता ये 5 साल का मासूम बेहद खुश है और चेहरे से छलकती इसकी खुशी की वजह भी बहुत बड़ी है। इस मासूम ने मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली है और इस जीत में दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स की अहम भूमिका है। दिल्ली एम्स की शानदार उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। एम्स के डॉक्टर्स ने इस बच्चे की सफल सर्जरी करके वो कमाल किया है जिसे आज तक हिंदुस्तान में पहले किसी ने नहीं किया। ये देश में अभी तक के सबसे छोटे बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी है। दरअसल इस बच्चे को जिंदा रहने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, तो बस क्या था, डॉक्टर्स ने हर वो कोशिश की जिससे 5 साल के मासूम को बचाया जा सके, बच्चे के लिए आवश्यक किडनी मिल सके। अंत में एक 16 महीने के मासूम की किडनी मिली और बच्चे की जान बच गई।
इस सर्जरी में 5 साल के बच्चे की दोनों किडनियों के साथ ही नसों को भी बदला गया है। इस सर्जरी को डॉक्टर एन ब्लॉक किडनी ट्रांसप्लांटेशन बता रहे हैं। दरअसल एन ब्लॉक किडनी ट्रांसप्लांट में मरीज की दोनों किडनियों के साथ ही दिल तक जाने वाली नसों को भी बदला जाता है। ऑर्टा सबसे महत्वपूर्ण खून की नली होती है जो शरीर के बीच में होती है और इसी नली के जरिए खून दिल से शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। वहीं आईवीसी शरीर की सबसे बड़ी खून की नली होती है जो खून को शरीर के बाकी हिस्सों से दिल तक पहुंचाने का काम करती है। 16 महीने का ये बच्चा 24 अगस्त को एम्स में ब्रेन डेड अवस्था में लाया गया। बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों ने बच्चे का अंगदान करने का फैसला किया। 16 महीने का बच्चा तो चला गया लेकिन एक दूसरे बच्चे को जिंदगी दे गया। 5 साल का ये मासूम हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है जो लंबे समय से क्रॉनिक किडनी फेलियर से जूझ रहा था। क्रॉनिक किडनी फेलियर में दोनों किडनियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। ऐसे में बच्चे को जिंदा रखने के लिए तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी जरूरी होती है। 5 साल के बच्चे को भी 24 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वो उसी दिन से डायलिसिस पर था। बच्चे के लिए किडनी की जरूरत है, इस बात की सूचना नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को दी गई और नाटो ने 5 साल के बच्चे के लिए एन ब्लॉक किडनी एलोकेट की, जिसके बाद एम्स सर्जरी की एक टीम ने ये ट्रांसप्लांट सर्जरी की। मेडिकल साइंस में कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे लोग कहते हैं डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया। 16 महीने के बच्चे ने 5 साल के बच्चे की जान बचाई। किडनी ट्रांसप्लांट का ये अपने आप में अनोखा मामला है और हम कह सकते हैं ये सबसे छोटा यंगर डोनर है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रकार के ऑपरेशन जो बेहद खतरनाक थे, उन ऑपरेशन को सफल करने में करीब 10 घंटे से ज्यादा मशक्कत लगी। करीब 3 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और करते करते सुबह से दोपहर हो गई और तब जाकर ये ऑपरेशन सफल होता हुआ नजर आया। बच्चा बेहद छोटा था, 5 साल का था। ऐसे में लगातार ऑपरेशन की जो कवायद थी उसकी तैयारी चलती रही, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो डोनर था वो मात्र 16 महीने का था और ऐसे में उस 16 महीने के बच्चे की किडनी को किस तरीके से 5 साल के बच्चे में ट्रांसप्लांट करना है, ये अपने आप में डॉक्टर्स के लिए बड़ी मशक्कत का काम था। लेकिन एम्स के डॉक्टर्स की टीम लगातार इस मुहिम में लगी रही, कोशिश की गई और रात 3 बजे से लेकर अगले दिन 3 बजे तक इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया। कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स इस पूरी टीम में शामिल हों और ऐसे में करीब 30 से ज्यादा डॉक्टर्स की एक टीम ने इस सफल ऑपरेशन को तय करके एक 5 साल के बच्चे की जान बचाई। सर्जरी के बाद बच्चे को सामान्य यूरिन आया, जिसके बाद सर्जरी सफल मानी गई। फिलहाल बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चा स्वस्थ है और स्कूल भी जा सकता है। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाकई देश के लिए गुड न्यूज है कि 5 साल के बच्चे को 16 महीने के मासूम ने जिंदगी दी और दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने कमाल कर दिखाया। एम्स के सर्जरी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पॉल के अंडर ये सर्जरी हुई है और इस सर्जरी की पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा ने उनसे बात भी की। कहते हैं कि कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझ से परे होती हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है और मेडिकल साइंस में कई बार चमत्कार भी होता है और मेडिकल साइंस कई बार कुछ ऐसी चीजें कर जाती है जिसे हम कहते हैं कि नया आयाम स्थापित किया गया है। डॉक्टर मंजुनाथ मारुति मेरे साथ हैं और इनकी देखरेख में इनके जरिए एक बड़ा काम ये हुआ है कि 16 महीने के बच्चे ने 5 साल के बच्चे की जान बचाई। ये पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। ये शायद अपने आप में सुनने में बड़ा नायाब लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि सबसे छोटा बच्चा डोनर बना और सबसे छोटे बच्चे की जान बची। कैसे किया आप लोग? सर ये पॉसिबल है। ये तो चैलेंजिंग टास्क होता है, चैलेंजिंग सर्जरीज होती है, पर इनकी डिफिकल्टीज इतनी ज्यादा है, जो खून के नस इतने छोटे छोटे होते हैं, तो अभी तक कोई एन ब्लॉक किडनी जो निकाला गया है तो वो अडल्ट में ही डाला गया है। बच्चा छोटे होने के कारण, उनके खून के नस इतने छोटे होने के कारण उनके खून के नस मिलना मुश्किल हो गया था। तो हमारी जो एनेस्थेसिया टीम होती है, विच इज बेस्ट एंड डेडिकेटेड टीम इन इंडिया आल्सो एंड इन एम्स बाय इटसेल्फ, तो इन्होंने करीब 1.5 आवर ले लिया था। उनके खून के नस मिल गए थे एंड दे हैंडेड ओवर द केस टू अस एट अराउंड 7 AM। तो 7 AM पे हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया इंसिजन देके, और हम जब अंदर जाके देखे थे तो जो बच्चा तो 5 साल का था, पर उनके जो खून के नस थे वो बहुत छोटे थे, उस उम्र से भी कम लग रहा था फिजियोलॉजिकली।
जैसे खून जो पैर को जाने वाले खून के नस हमने सोच रहे थे कि अराउंड 5 मिलीमीटर हो सकते हैं, लेकिन वो 3 मिलीमीटर साइज ऐसे लग रहे थे। और हमें लग रहा था कि अगर इन वेसल खून के नस को अगर हमारे जो लाए हुए आयोटा, आईवीसी, एन ब्लॉक किडनी का अगर लगाएंगे तो ये कंप्लीट बाईपास हो जाएगा, पैर को खून नहीं जा पाएगा और पैर गैंग्रीन होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम हल्के से ऊपर गए, उधर भी वही पॉसिबिलिटी था, तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट अटैचिंग इट टू द मेन aorta, that is the biggest artery of the body which supplies almost all the organs of the body and the limbs। और वैसे ही सिमिलरली आईवीसी होता है, वेना कावा होता है, जो खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीट बॉडी से ऑर्गन से लेके हार्ट को वापस पहुंचा देता है। तो वी हैड ओनली दिस ऑप्शन एंड वी हैड टू गो अहेड विद दैट। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि जिस तरीके से साधारण भाषा में अगर आप समझे तो एक बेहद मुश्किल भरा ऑपरेशन था, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इस ऑपरेशन की वजह से कुछ लोगों की जान बची और कहीं ना कहीं कुछ नई उम्मीदें दिखती नजर आई। कैमरा पर्सन अंकित के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। शरीर में किडनी का मेन काम होता है खून को साफ करना। जब बीमारी के कारण दोनों किडनी अपना सामान्य कार्य नहीं कर पाती तो किडनी की धीरे धीरे काम करना किडनी बंद कर देती है, जिसका मतलब ये होता है कि किडनी फेलियर। ऐसे में अगर किसी शख्स की दोनों स्वस्थ किडनी में से एक किडनी खराब हो जाए या उसे शरीर में किसी कारणवश निकाल दिया जाए तो दूसरी किडनी अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाते हुए शरीर का कार्य पूर्ण रूप से करना शुरू कर देती है। ज्यादातर किडनी फेलियर्स दो तरह से देखे जाते हैं। पहला तो एक्यूट किडनी फेलियर और दूसरा क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर में डायलिसिस से दोनों किडनी साधारण तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं, पेशेंट सामान्य जिंदगी जी पाता है। वहीं क्रॉनिक किडनी फेलियर में दोनों किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। इन बीमारियों से मरीज को निकालने के लिए मेडिकल साइंस नई तकनीक पर लगातार काम कर रहा है और इन रिसर्च का फायदा मरीजों को मिल भी रहा है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि अब मुश्किल हालात में भी मरीज को बचाने की पूरी कोशिश होती है। शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे बदलकर दूसरा लगाने की तकनीक आ गई है। मेडिकल साइंस ने खराब अंग को सही अंग से बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसप्लांट कहा जाता है। आमतौर पर 3 तरीके के ट्रांसप्लांट होते हैं, जिनमें सबसे पहले ऑटो ट्रांसप्लांट की हम बात करेंगे। ऑटो ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि एक ही इंसान में एक अंग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना। दूसरा एलो ट्रांसप्लांट, इसका मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंगों को ट्रांसप्लांट करना और ये ट्रांसप्लांट कॉमन है, अक्सर किडनी खराब होने पर यही किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है रेनू ट्रांसप्लांट। रेनू ट्रांसप्लांट का मतलब होता है गैर मानव स्रोत यानी कि नॉन ह्यूमन सोर्स, जैसे कि किसी जानवर से मानव में अंग को ट्रांसप्लांट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। शानदार खबर, नामीबिया के विंडहोक एयरपोर्ट से 8 चीतों को लेकर विमान रवाना हुआ और चीते पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में भारतीय अधिकारी उन चीतों के साथ स्पेशल एयरक्राफ्ट में भारत के लिए वो उड़ान भरेंगे। कुछ ही देर में उड़ान भरेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त विंडहोक से एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, नामीबिया के विंडहोक में, जहां पर चीतों को एयरक्राफ्ट में पहुंचाया जा रहा है और कुछ ही देर में यहां से भारतीय अधिकारी इन चीतों को स्पेशल एयरक्राफ्ट में लेकर उड़ान भरेंगे। अलग अलग पिंजरों में चीतों को रखा गया है और स्पेशल विमान इसलिए क्योंकि उस विमान को भी चीते के रंग में रंगा गया है। ये स्पेशल विमान है जहां पर अंदर बाकायदा इस तरह की स्पेस बनाई गई है कि उन चीतों के अलग अलग पिंजरे उसमें रह सके। और सबसे बड़ी बात, खासियत कि ये नॉन स्टॉप फ्लाइट होगी। विंडहोक से चलकर सीधे ग्वालियर पहुंचेगी। पहले ये फ्लाइट दिल्ली माफ कीजिए जयपुर लैंड करनी थी, लेकिन अब खबर शाम में ये आई कि ग्वालियर ये फ्लाइट लैंड करेगी, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कल इनको कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये वो पूरा डेलीगेशन है जो कि इस वक्त विंडहोक एयरपोर्ट पर मौजूद है और ये देखिए वही विमान है। चीते की शक्ल इसको दी गई है, उसी तरीके से इसको पेंट किया गया है। इसी विमान में चीतों को पिंजरों में रखकर लाया जाएगा। अंदर विमान की पूरी सेटिंग्स भी चेंज की गई है, जिसकी तस्वीरें कल भी आई थी, हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद
उड़ान भरने के बाद नॉन स्टॉप ये फ्लाइट सीधा ग्वालियर लैंड करेगी और ग्वालियर लैंड करने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क इनको ले जाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बात सुप्रीम कोर्ट की, जिस पर साल दर साल लंबित मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इन लंबित मामलों को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी समय समय पर चिंता जताई है और इन्हीं में से एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने रिटायरमेंट के मौके पर अदालतों में पेंडिंग पड़े केसेस की संख्या पर चिंता जताई थी। मगर अब नए चीफ जस्टिस यूयू ललित ने आते ही इसी दिशा में तेजी से काम करना शुरू किया। इस बात की गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। जस्टिस यूयू ललित के सीजेआई बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 12 दिनों के भीतर ही करीब 4000 केसों का निपटारा किया गया है। I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God. ये तस्वीरें पिछले महीने की 27 तारीख की हैं, जब जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस की कुर्सी संभालते ही उन्होंने कहा था कि लंबित केसों का अंबार उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि सीजेआई बनने के बाद जस्टिस यूयू ललित कोर्ट में लंबित पड़े मामलों का तेजी से निपटारा कर रहे हैं और कोर्ट ने एक ही हफ्ते में 1293 मामले निपटा दिए हैं। लंबित पड़े मामलों की तेजी से सुनवाई और उनके निपटारे की ये रफ्तार यही नहीं रुकी और 12 दिनों के भीतर 16,000 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया, जबकि करीब 4,000 केसों का निपटारा कोर्ट ने कर दिया है। तो 30 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक कितने केसेस का निपटारा हुआ है, इसके बारे में आंकड़े आए हैं और वो आंकड़े सच में बहुत सुखद हैं और राहत देने वाले हैं। इस दौरान कुल 13,791 केसेस का निपटारा हुआ, यानी 2,447 जिसमें ट्रांसफर पिटीशन थे और 3,084 रेगुलर मैटर, जिसमें कुल मिलाकर 16,875 मामलों की लिस्टिंग हुई थी, जिसमें से 4,000 से ज्यादा मामले निपटा दिए गए। बीते 2 साल कोरोना महामारी का असर देश भर की अदालतों की कार्रवाई पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से देश भर की अदालतों में करीब 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, जिनमें अकेले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही 70,000 से ज्यादा मुकदमे हैं, जो बताता है कि न्यायपालिका पर बोझ साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इस बात का जिक्र कुछ मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, मगर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पेंडिंग केसों की सुनवाई इतनी तेजी से हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक है, यानी सीजेआई यूयू ललित को रिटायर होने से पहले कुल 74 दिन काम करने के लिए मिले हैं। ऐसे में उन्होंने पेंडिंग केसों के तेजी से निपटारे के लिए मुकदमों की सुनवाई का नया तरीका निकाला और काम भी बांट दिया, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जस्टिस ललित ने अपने कार्यभार संभालने के बाद, देश का मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद जिस तरह से मामलों को हैंडल किया है, सूचीबद्ध यानी लिस्टिंग को लेकर नए नियम कायदे बनाए हैं, उसे देखकर उम्मीद तो जगती है और ये लगता है कि अगर यही सिस्टम आगे फॉलो किया जाए तो ये जो लंबित मामलों का बोझ है अदालतों से इनको कम किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जिस तरह से चीफ जस्टिस यूयू ललित काम कर रहे हैं, उस हिसाब से वो अपने रिटायरमेंट से पहले करीब 13,000 मामलों का निपटारा कर सकेंगे और अगर ऐसा हुआ तो चंद महीनों में ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बोझ कम हो सकता है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान के जितने विलय पदक चिन्ह रहे। और अब एक ऐसी खबर जिसके बारे में अब तक आपने किस्से कहानियों में ही सुना होगा, लेकिन अब ये हकीकत होने वाला है। आपने उड़न खटोला तो देखा ही होगा, जिसे हम हेलीकॉप्टर कहते हैं। आपने स्वीडन में बनी उड़न कार यानी कि उस फ्लाइंग कार के बारे में सुना भी होगा, जिसकी ऐसी डिमांड हुई कि देखते ही देखते सारी यूनिट्स बिक गई। लेकिन आज हम आपको इनके बारे में नहीं बताने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे फ्लाइंग बाइक, और इसकी नुमाइश अमेरिका के डेट्रॉइट में ऑटो शो के दौरान हुई है। ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। ये कुछ और नहीं,
उड़ने वाली बाइक है। अमेरिका में डेट्रॉइट के ऑटो शो के दौरान इस फ्लाइंग बाइक ने उड़ान भरी तो लोग हैरान रह गए। डेट्रॉइट ऑटो शो की आयोजन समिति के अध्यक्ष थाट जॉट ने खुद इस फ्लाइंग बाइक पर टेस्ट ड्राइव का मजा लिया। उन्हें कैसा लगा इस उड़ान बाइक का सफर, ये सुनिए खुद उन्हीं की जुबानी। मैं इस पर उड़ान भरकर बड़ा उत्साहित हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मैं बच्चा बन गया हूँ। बिल्कुल 15 साल के लड़के की तरह मैं महसूस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि जैसे अभी स्टार वार्स के माहौल से निकला हूँ। डेट्रॉइट के ऑटो शो में पहली बार इस फ्लाइंग बाइक ने उड़ान भरी और सबको रोमांचित कर दिया। इस फ्लाइंग बाइक का निर्माण जापानी स्टार्टअप एरविन्स टेक्नोलॉजीज ने किया है। इसका नाम रखा गया है एक्स टूरिज्मो होवर बाइक। ये शानदार सवारी है और बेहद आरामदेह है। उड़ान भरने और उतरने में इससे कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही किसी तरह के झटके लगते हैं। वास्तव में ये इतनी आनंददायक है कि मैं इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो इस पर सफर 17 सितंबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने के लिए देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप भी सीधे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं, संदेश भेजना चाहते हैं, तो अब ये मुमकिन होगा। इसमें आपकी मदद करेगी तकनीक। और इस साल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर नमो ऐप का अपग्रेडेड मॉड्यूल लॉन्च किया जा रहा है। इसे सेवा का उपहार नाम दिया जा रहा है। समाज के किसी भी क्षेत्र में सेवा का संकल्प लेकर देश का कोई भी नागरिक अपना वीडियो बनाकर नमो ऐप पर अपलोड कर सकता है और प्रधानमंत्री को अपना शुभ संदेश भेज सकता है। बधाई संदेश को आप अकेले बना सकते हैं, पूरे परिवार के साथ भी बना सकते हैं, या फिर सामूहिक रूप से अपने गांव, शहर, कस्बे में बैठकर भी बना सकते हैं। प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभ संदेश भेजने के लिए इस बार सेवा के क्षेत्र को चुना गया है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आज सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।